नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैं सौरभ गुप्ता आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आज मूड डिसऑर्डर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे। आज की इस वीडियो में हम मैनिया की भी बात करेंगे, डिप्रेशन की भी बात करेंगे और बाइपोलर डिसऑर्डर की भी बात करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का हमारा जो सक्सेस मंत्र है वो है हौसला रख अपने इरादों में, बुलंदी को पाना है, ना हारना है ना लौटना है, बस केवल मंजिल को पाना है। इसी मंत्र के साथ आप अपने हार्डवर्क को करते रहिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते रहिए, उसको पाने के लिए मेहनत करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेनिया। देखिए मूड डिसऑर्डर की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेनिया की भी बातें होंगी और डिप्रेशन की भी बातें होंगी, साथ के साथ किसकी बातें होंगी, बाइपोलर डिसऑर्डर की भी बातें होंगी। सो वी विल टॉक अबाउट द मेनिया, डिप्रेशन एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, ये सारे डिसऑर्डर क्या कहलाते हैं, मूड डिसऑर्डर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मूड डिसऑर्डर कहलाते हैं। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, मन में बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, थॉट बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, किसी भी काम को जल्दी जल्दी करता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, वो कंडीशन कहलाती है आपके मेनिया। एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति का मूड जो होता है वो लो होता है, किसी से बात करना उसको पसंद नहीं होता, चुपचाप बैठा रहता है, उसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो कम हो जाती है और कभी कभी उसके मन में क्या भावना उत्पन्न हो जाती है, सुसाइड करने की, अपनी आत्महत्या करने की भावना भी जनरेट हो जाती है। वो कहलाता है क्या, डिप्रेशन। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति दोनों के सिम्टम्स महसूस करता है, दोनों के सिम्टम्स शो करता है, दोनों मतलब मैनिया एंड डिप्रेशन। तो मैनिया और डिप्रेशन दोनों के सिम्टम शो कर रहा है, वो कंडीशन कराती है बाइपोलर डिसऑर्डर। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पर कि व्यक्ति एक ही बार में एक कंडीशन के सिम्टम शो करेगा। तो इसका डायग्नोसिस किस तरीके से बना जाएगा, बाइपोलर डिसऑर्डर करंट एपिसोड मेनिया। अगर व्यक्ति मेनिया के सिम्टम शो कर रहा है करंटली तो क्या डायग्नोसिस रहेगा, बाइपोलर डिसऑर्डर करंट एपिसोड मेनिया। अगर व्यक्ति डिप्रेशन के सिम्टम शो कर रहा है तो क्या डिसऑर्डर, क्या डायग्नोसिस बनेगा, बाइपोलर डिसऑर्डर करंट एपिसोड डिप्रेशन। कई केसेस में, रेयर केसेस में ऐसा होता है कि व्यक्ति कुछ सिम्टम्स तो मेनिया के शो करता है और कुछ सिम्टम्स डिप्रेशन के शो करता है। उस कंडीशन को अपन कहते हैं मिक्स्ड फीचर्स। क्या कहते हैं, मिक्स्ड फीचर्स वाली कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन रेयर होती है लेकिन ऐसी कंडीशन भी पॉसिबल है। हालांकि जनरली अपन अगर हम बात करें तो मेनिया और डिप्रेशन दोनों अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पर होने वाली कंडीशन है इन द केस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब ये नहीं होता कि दोनों डिजीजें एक साथ मौजूद रहेंगी। हाँ, व्यक्ति के अंदर दोनों सिम्टम्स, दोनों कंडीशन मौजूद हैं, लेकिन अल्टरनेटिवली एक कंडीशन पहले होगी और एक कंडीशन बाद में होगी। क्लियर है, तो ये एक बेसिक डिस्क्रिप्शन है अबाउट द मूड डिसऑर्डर, जिसको कि अपन बोलते हैं मूड डिसऑर्डर बोलते हैं। इसके अलावा इसका एक दूसरा नाम भी है, वो क्या है, अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो अफेक्ट जो वर्ड है वो किसके रिस्पेक्ट में यूज किया जाता है, मूड के रिस्पेक्ट में यूज किया जाता है। इसलिए अफेक्टिव डिसऑर्डर की बात हो चाहे मूड डिसऑर्डर की बात हो, दोनों का मतलब क्या है, सिमिलर है। क्लियर है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेनिया। मेनिया का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये आपको पता है मेनिया जो है वो एक्साइटमेंट वाली कंडीशन है, जबकि डिप्रेशन जो है वो लो मूड वाली कंडीशन है, लेजीनेस वाली कंडीशन है। ठीक है, अब हमसे पूछा जाएगा डिक्रीज एनर्जी। डिक्रीज एनर्जी जो है वो किसका फीचर्स है, डिप्रेशन का फीचर्स है। डिक्रीज एनर्जी जो है वो किसका फीचर्स है बेटा, डिप्रेशन का फीचर्स है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एक्सेसिव एनर्जी एंड हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है और व्यक्ति की जो एक्टिविटी लेवल है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी का मतलब होता है मोटर एक्टिविटी का, साइकोमोटर एक्टिविटी का बढ़ जाना, या व्यक्ति का जो कार्य करना है उसका, उसकी स्पीड बढ़ जाना। ठीक है, मतलब व्यक्ति कम समय में बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है, वो कंडीशन कहलाती है हाइपर एक्टिविटी। तो ये कंडीशन जो है आपको जो यहाँ पे सिम्टम्स दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में, वो सिम्टम्स इंडिकेट करता है किसको, मेनिया को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, मेनिया को। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ मेनिया क्या है, तो यहाँ पर आपको आंसर आपका मिल जाना चाहिए, ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर रहेगा। अगर हम बात करें लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज को अपन बोलते हैं एनहेडोनिया।
लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज एनेडोनिया बोलते हैं। लेक ऑफ इमोशंस कहलाता है एपैथी, जिसमें व्यक्ति में इमोशंस खत्म हो जाते हैं, वो कंडीशन कहलाती है एपैथी की। और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज मतलब इसका मतलब ये हो गया कि व्यक्ति को वो एक्टिविटीज पहले कैसी लगती थी, इंटरेस्टफुल लगती थी। व्यक्ति को वो एक्टिविटीज पहले इंटरेस्टफुल लगती थी, लेकिन अभी उन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, एनेडोनिया कहेंगे। तो ये भी किसका फीचर्स है, आपके डिप्रेशन का फीचर्स है। किसका फीचर्स है, आपके डिप्रेशन का फीचर्स है। स्लीप डिस्टर्बेंस की अगर हम बात करें तो मेनिया के अंदर स्लीप डिस्टर्बेंस पाया जाता है, लेकिन अगर हम मेनिया की बात करें तो मेनिया में स्लीप डिस्टर्बेंस क्या होगा, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप। मेनिया के अंदर क्या पाया जाता है, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप। उसी तरीके से जो है आपके जो डिप्रेशन में भी क्या मिलेगा आपको, इंसोम्निया, नींद में कमी मिलेगी। डिप्रेशन में तो क्या होगा, नींद आएगी ही नहीं, ठीक है। और क्योंकि टेंशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से व्यक्ति के अंदर नींद की कमी हो जाती है, नींद से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, मेनिया के अंदर कि व्यक्ति का एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाएगा, ठीक है, कि उसको थोड़े से आराम में ही प्रॉपर जो उसको रेस्ट मिलना चाहिए वो मिल जाएगा, उसकी नींद जल्दी खुल जाएगी, आंखें जल्दी खुल जाएंगी, और इस वजह से उसको अपन कहेंगे क्या, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप। तो दोनों कंडीशन में क्या होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए स्पेसिफिकली हम स्लीप डिस्टर्बेंस को मेनिया के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। दूसरी बात, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मेनिया क्या है। तो मेनिया का जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो बन के आता है हमारे सामने, वो है आपका एक्सेसिव एनर्जी एंड हाइपर एक्टिविटी। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा बी, कोई डाउट नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। डिप्रेशन के साथ कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कॉमनली एसोसिएटेड होता है। तो आपको पता है कि चार प्रकार के मोनोमीन्स होते हैं, DNSH। ये क्या कहलाते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये मोनोएमीन्स आते हैं। क्या कहते हैं इनको, अपन मोनोएमीन्स बोलते हैं। डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन एंड हिस्टामिन। अगर हम बात करें डिप्रेशन एंड मेनिया की, यहाँ पे हमने लिखा डिप्रेशन और यहाँ पे हमने लिखा मेनिया। तो डिप्रेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है सीरोटोनिन का। सीरोटोनिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, इसके अलावा नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल भी डिक्रीज हो जाता है और डोपामिन का लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है वो ध्यान रखना कि अगर डिप्रेशन की बात करें कि डिप्रेशन में प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा होता है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो वो होगा आपका आंसर सीरोटोनिन। सीरोटोनिन के लेवल कम होने की वजह से व्यक्ति के अंदर क्या सिम्टम्स आते हैं, डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अदर न्यूरोट्रांसमीटर भी उतने ही रेस्पॉन्सिबल हैं जितने की सीरोटोनिन। लेकिन आपसे पूछा है प्राइमरीली एसोसिएटेड कौन सा है, कॉमनली एसोसिएटेड कौन सा है, तो वो आपका आंसर जाएगा सीरोटोनिन। अगर सीरोटोनिन एग्जाम में ऑप्शन में नहीं दिया जाता तो फिर आपका आंसर जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन। क्या जाएगा, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। सीरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो आपके किससे रिलेटेड है, सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर आपके रिलेटेड है मूड रेगुलेशन से, मूड रेगुलेशन एंड एंजाइटी से रिलेटेड। मूड रेगुलेशन, एंजाइटी से रिलेटेड, स्लीप से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा आपके एपेटाइट, इन फैक्टर से रिलेटेड आपका वर्क करता है कौन, सीरोटोनिन, ठीक है। इसी तरीके से जो डोपामिन की अगर हम बात करें तो डोपामिन जो होता है वो रिवार्ड एंड प्लीजर एक्सपीरियंस को जनरेट करता है। हमको जो खुशी मिलती है किसी भी चीज़ को पाने के बाद, हमको खुशी मिलती है किसी भी काम को पूरा करने के बाद, उन सब के पीछे किसका रोल होता है, आपके डोपामिन का रोल होता है। तो डोपामिन जो होता है वो आपके रिवार्ड एंड प्लीजर एक्सपीरियंस को एनहांस करता है। इसलिए एडिक्शन में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, डोपामिन का। किसी भी सब्सटेंस का अगर एडिक्शन होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है, डोपामिन का। और एक क्वेश्चन आता है हेरोइन की अगर हम बात करें, हेरोइन या कोकेन, कोकेन में जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है वो किसकी वजह से आती है, डोपामिन की वजह से आती है। क्योंकि डोपामिन जो होता है वो आनंद देने वाला न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसकी वजह से हमको क्या मिलता है, प्लीजर मिलता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा डिप्रेशन से रिलेटेड है, तो आपको आंसर तो यही मिल जाना चाहिए। डोपामिन की अगर हम बात करें तो डोपामिन किसके लिए प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल है, स्किजोफ्रेनिया
और दूसरी डिजीज कौन सी है, पार्किंसंस। स्किज़ोफ्रेनिया एंड पार्किंसंस के लिए जिम्मेदार होता है। स्किज़ोफ्रेनिया में डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है, पार्किंसंस में डोपामिन का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। अगर हम एसिटिलकोलिन की बात करें तो एसिटिलकोलिन जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एल्जाइमर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एल्जाइमर डिजीज जो होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उसमें एसिटिलकोलिन का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से ग्लूटामेट की अगर हम बात करें तो ग्लूटामेट जो होता है वो आपके एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करता है, अदर न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने का काम करता है। साथ ही साथ ये आपके मोटर फंक्शंस, मोटर एक्टिविटी, मेमोरी एंड लर्निंग में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हर न्यूरोट्रांसमीटर का अपना अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। डिप्रेशन की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि कई बार ये प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो सीरोटोनिन का लेवल डिक्रीज होता है और दूसरे नंबर पर किसका रोल आता है, नॉरएपिनेफ्रिन का रोल आता है। तो ये मैं रोल किस लिए बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि डिप्रेशन के लिए प्राइमरीली एसोसिएटेड न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, अब आपको तो पता है सीरोटोनिन, लेकिन सीरोटोनिन ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप नॉरएपिनेफ्रिन आंसर टिक करोगे। क्लियर है? तो ये हो गया आपका बेसिक डिस्क्रिप्शन अबाउट द न्यूरोट्रांसमीटर। अगर हम मेनिया की बात करें तो मेनिया में ध्यान रखना है आपको, DNS इनका लेवल तो बढ़ेगा लेकिन सीरोटोनिन का लेवल मेनिया में भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मेनिया और डिप्रेशन दोनों ही कंडीशन में सीरोटोनिन का लेवल जो होता है वो क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। क्लियर है? ये इसका एक बेसिक डिस्क्रिप्शन है, आंसर आपके सामने है, सीरोटोनिन इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, ऐसा कंडीशन जिसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों कंडीशंस व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है, लेकिन एक बार में एक समय में एक ही कंडीशन मौजूद होती है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बाइपोलर 1 और एक होता है बाइपोलर 2। बाइपोलर 1 में क्या होता है, सीवियर मेनिया प्लस सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन। बाइपोलर 2 में क्या होता है, हाइपोमेनिया प्लस सीवियर डिप्रेशन। तो अगर हम बात करें बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2, क्योंकि दोनों ही कंडीशन साथ साथ रहेंगी, मेनिया भी होगा और डिप्रेशन भी होगा, लेकिन डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन दोनों में कैसा होगा, मेजर होगा। सीवियर डिप्रेशन का मतलब हो गया मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। अगर हम मेनिया की बात करें तो मेनिया जो होगा फुल एक्सटेंट में होगा बाइपोलर 1 में, और 2 में होगा हाइपोमेनिया, मतलब मेनिया का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि मेनिया और हाइपोमेनिया में डिफरेंस क्या होता है मेन, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले ढूंढते हैं अपना आंसर। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स ओनली। ओनली लिखा है यहाँ पर, ध्यान रखना है, ओनली तो है ही नहीं, क्योंकि बाइपोलर का मतलब ही क्या होता है, दोनों कंडीशंस होती हैं, मेनिया प्रेजेंट होता है और डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका वैसे ही गलत हो गया। हाइपोमेनिक एपिसोड्स विदाउट मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स, हाइपोमेनिया तो दे दिया, हाइपोमेनिया जाती कौन सी कंडीशन हो गई, बाइपोलर 2 की हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन पूरा पढ़िए क्या कह रहा है, विदाउट मतलब डिप्रेशन तो है ही नहीं, सीवियर डिप्रेशन नहीं है मतलब उसको अपन बाइपोलर नहीं कहेंगे, तो जिसमें केवल एक ही कंडीशन प्रेजेंट है उसको बाइपोलर कैसे कहेंगे। ठीक है, तो बाइपोलर की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों कंडीशन साथ साथ होनी चाहिए, मेनिया भी होगा और डिप्रेशन भी होगा। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत है। नेक्स्ट है एटलीस्ट 1 मैनिक एपिसोड, एटलीस्ट 1 मैनिक एपिसोड होना चाहिए, तो ये आपका आंसर जाएगा। ठीक है, तो डिप्रेशन है, साथ के साथ एटलीस्ट 1 मैनिक एपिसोड होगा और डिप्रेशन के सिम्टम्स होंगे, वो कंडीशन को अपन कंसीडर कर सकते हैं एज ए बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है वो आपका आंसर नहीं होगा। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर को अपन बोलते हैं डिस्थाइमिया। क्या बोलते हैं, डिस्थाइमिया, जिसमें डिप्रेशन जो होता है अगर 2 साल से ज़्यादा हो वयस्क में, अडल्ट में, और 1 साल से ज़्यादा हो बच्चों में, एडोलेसेंट में, उस कंडीशन को अपन कहते हैं डिस्थाइमिया। तो हमको हमारा आंसर मिल गया, एटलीस्ट 1 मैनिक एपिसोड शुड बी देयर
टू कॉल इट ए बाइपोलर डिसऑर्डर। क्लियर है? तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर डिप्रेशन की बात नहीं की है, कि यहाँ पर केवल मेनिया की बात की है। तो आप क्वेश्चन की उसको थीम को समझिए, सॉरी ऑप्शन की थीम को समझिए। क्या कह रहा है? एटलीस्ट वन मैनिक एपिसोड। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक मैनिक एपिसोड हो, मतलब बाइपोलर कंडीशन में एक मैनिक एपिसोड तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर केवल ओनली लिखा है तो इसलिए हमारा क्रॉस हो गया, विदाउट लिखा है क्रॉस हो गया। यहाँ पर ऐसा ओनली है, विदाउट कुछ नहीं लिखा। एटलीस्ट वन मैनिक एपिसोड की बात की है तो इनडायरेक्टली इसका मतलब हो गया डिप्रेसिव एपिसोड प्लस मैनिक एपिसोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रैपिड साइकिलिंग डिसऑर्डर। रैपिड साइकिलिंग बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में आपने सुना होगा। अब हम आज इसका मतलब समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए, बाइपोलर वन हमने पढ़ लिया, बाइपोलर वन। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए। बाइपोलर वन, बाइपोलर वन में हमने बात की थी किसकी? सीवियर मेनिया प्लस सीवियर डिप्रेशन की। ये हमने बाइपोलर वन में बात की थी। बाइपोलर टू में हम बात करेंगे हाइपोमेनिया प्लस सीवियर डिप्रेशन की। ये आपका बाइपोलर टू हो गया, हाइपोमेनिया प्लस सीवियर डिप्रेशन। ये अल्टरनेटिव सिचुएशन है, समझ जाना चाहिए। तीसरा है आपका साइक्लोथाइमिया। साइक्लोथाइमिया क्या होता है? हाइपोमेनिया प्लस माइल्ड डिप्रेशन। साइक्लोथाइमिया भी एक प्रकार का बाइपोलर डिसऑर्डर है। साइक्लोथाइमिया भी एक प्रकार का बाइपोलर डिसऑर्डर है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पर? मैनिक एपिसोड में क्या प्रेजेंट है? हाइपोमेनिया प्रेजेंट है, और डिप्रेशन में भी क्या है? माइल्ड डिप्रेशन प्रेजेंट है। इसलिए इस वजह को इसको अपन साइक्लोथाइमिया के कंडीशन में रख रहे हैं। ठीक है, माइनर चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, इसलिए इसको फुल एक्सटेंट नहीं मानते हुए उसको माइनर कंडीशन मान रहे हैं, और इसलिए इसको अपन ने बाइपोलर की कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं किया। ठीक है, तो सीवियर कंडीशन होती तो उसको अपन बाइपोलर में रखते हैं, लेकिन एक प्रकार से देखें तो ये भी कंडीशन किस कैटेगरी में आती है? बाइपोलर की कैटेगरी में आती है। लेकिन हमने इसको बाइपोलर की कैटेगरी में नहीं रखा है क्योंकि माइल्ड नेचर की इलनेसेस होती है। सीवियर मेनिया और हाइपोमेनिया में क्या डिफरेंस है? सीवियर मेनिया में जो होता है साइकोटिक सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि हाइपोमेनिया में साइकोटिक सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होते। मेनिया की थर्ड स्टेज में आपने पढ़ा होगा, एक्साल्टेशन में एक सिम्टम्स ऐड होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी एक साइकोटिक सिम्टम्स है, ठीक है, जो कि सीवियर मेनिया में प्रेजेंट है, लेकिन हाइपोमेनिया में वो सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो भी सिम्टम्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं सीवियर होंगे, और हाइपोमेनिया में वो कैसे होंगे? लेस सीवियर सिम्टम्स होंगे। क्लियर है? ये हो गया आपकी साइक्लोथाइमिया वाली कंडीशन। एक होती है डिस्थाइमिया, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सॉरी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। डिस्थाइमिया क्या होता है? परसिस्टेंट डिप्रेशन। परसिस्टेंट डिप्रेशन ग्रेटर देन 2 ईयर, 2 साल से अगर ज्यादा हो, 2 साल से अगर ज्यादा हो किसमें? अडल्ट में, और 1 साल से ज्यादा हो किसमें? बच्चों में या एडोलेसेंट में या एडोलोसेंट्स में। तो उस कंडीशन को अपन कहेंगे परसिस्टेंट डिप्रेशन। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि परसिस्टेंट डिप्रेशन का मतलब क्या? व्यक्ति 2 साल तक लगातार डिप्रेशन में रहेगा। पहली बात तो यहाँ पर जो डिप्रेशन की बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? माइल्ड डिप्रेशन की बात हो रही है, सीवियर डिप्रेशन की बात नहीं हो रही। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? माइल्ड डिप्रेशन की बात हो रही है। कुछ पीरियड्स ऐसे भी होंगे जहाँ पर व्यक्ति नॉर्मल बिहेव करेगा, मतलब उसके डिप्रेसिव सिम्टम्स रिड्यूस होंगे। हम बात कर रहे हैं 2 साल की, तो 2 साल में कोई ना कोई पीरियड तो ऐसा आएगा जब व्यक्ति नॉर्मल रहेगा। अगर वो नॉर्मल वाला पीरियड 2 महीने से ज़्यादा है, अगर वो नॉर्मल वाला पीरियड 2 महीने से ज़्यादा है, तो व्यक्ति को हम डिस्थाइमिया नहीं डिक्लेयर करेंगे। अगर ये पीरियड 2 महीने से कम है तो उस पर्सन को हम डिस्थाइमिया की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फीचर्स आप लोगों के सामने आ गया। अब बात कर रहे हैं रैपिड साइक्लिंग डिसऑर्डर की। तो यहाँ पे देखिए साइक्लोथाइमिया, साइकिल किसकी बन रही है? साइक्लोथाइमिया में बन रही है माइल्ड डिप्रेशन एंड हाइपोमेनिया। रैपिड साइक्लिंग किसको कहेंगे? अगर ये पूरा साइकिल जो है 1 साल में कितनी बार आ जाए? 4 बार या उससे ज़्यादा हो जाए। अगर मेनिया और डिप्रेशन का जो कन्वर्जन है, चेंजेस है, शिफ्ट है, वो अगर साल में 4 बार या उससे ज़्यादा हो, वो कंडीशन कहलाती है रैपिड साइक्लिंग डिसऑर्डर की। क्लियर है? तो यहाँ पर मुझे को लगता है कि आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो गई।
तो रैपिड शिफ्ट बिटवीन मैनिया एंड डिप्रेशन, ये हम मानते हैं कि रैपिड शिफ्ट होगा, लेकिन रैपिड कितना? साइक्लिंग थ्रू मल्टीपल मेडिकेशंस, साइक्लिंग थ्रू मल्टीपल मेडिकेशंस ये भी नहीं होगा। मूड स्विंग्स अकरिंग एटलीस्ट 4 टाइम ए ईयर, अगर आपका मूड स्विंग एक साल में 4 बार या उससे ज्यादा बार हो रहा है उसको अपन कहेंगे रैपिड साइक्लिंग डिसऑर्डर। ठीक है, रैपिड शिफ्ट होगा वो हमको समझ में आ रहा है कि मेनिया से जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा तो वो एक सडन चेंजेस होगा जिसको कि नाम दिया रैपिड शिफ्ट। लेकिन यहाँ पर रैपिड साइक्लिंग की बात हो रही है, मतलब वो जो शिफ्ट होगी, वो जो स्विंग होगा, मूड स्विंग होगा, वो साल में 4 बार या उससे ज्यादा बार अगर होता है वो कंडीशन कहलाती है क्या? रैपिड साइक्लिंग। सडन ऑनसेट ऑफ मैनिक एपिसोड, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन हमको मिल गया 3। ध्यान रखना, रैपिड साइक्लिंग में एक साल में 4 बार से ज्यादा बार हो रहा है। डिस्थाइमिया में अगर माइल्ड डिप्रेशन, डिस्थाइमिया में अगर माइल्ड डिप्रेशन परसिस्टेंट हो, 2 साल से ज्यादा समय के लिए हो, या 1 साल से ज्यादा समय के लिए हो बच्चों में, 2 साल से ज्यादा समय के लिए हो अडल्ट में, ठीक है, वो कंडीशन कहलाती है डिस्थाइमिया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर व्यक्ति के बीच में इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में नॉर्मल एपिसोड्स आता है तो वो नॉर्मल एपिसोड 2 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सारे जो फीचर्स हैं मूड डिसऑर्डर से रिलेटेड वो आपके सामने आ गए। इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डेफिनेशन से रिलेटेड, साइक्लोथाइमिया के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, डिस्थाइमिया के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, बाइपोलर 1 के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, रैपिड साइक्लिंग के बारे में पूछा जा सकता है। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये ऐसी चीजें जो हमारे कंसेप्ट को क्लियर करती है, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंसेप्ट को क्लियर करती हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो है वो हमारे मार्क्स को घटाने में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और हमारा जो सेशन, हमारे जितने भी वीडियोस हैं अदर फैकल्टीज़ के द्वारा लिए जा रहे हैं, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं और आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। विनायक नर्सिंग अकेडमी के नाम से आपको ऐप मिलेगा जिसमें आपको सारी चीज़ें एक साथ दी जाएंगी। आपको अलग अलग कोर्सेज के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग पैसे देने की जरूरत नहीं है कि आपको वीडियो के लिए अलग पेमेंट करना पड़ रहा हो, टेस्ट के लिए अलग देना पड़ रहा हो, या पीडीएफ नोट्स के लिए अलग देना पड़ रहा हो। ये तीनों चीज़ें आपको एक ही पैकेज में मिलेंगी और बहुत ही कम फीस में मिलेगी। इंडिया में सबसे कम फीस में हम लोग कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट की नीड को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी एजुकेशन देने की बातें करते हैं, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। कम फीस का मतलब क्वालिटी में कमी या कंप्रोमाइज़ करना नहीं होता। कई बार कम फीस में, कम पेमेंट में हमको बेटर क्वालिटी मिल सकती है। ये जांचने के लिए, चेक करने के लिए आप एक बार इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे डेमो वीडियोस को एक्सेस कीजिए और देन आप डिसाइड कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो डिप्रेशन के कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला है लो मूड, दूसरा है डिक्रीज साइकोमोटर, एक्टिविटी, तीसरा है डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, helplessness and worthlessness. Increased tendency of being mute, मतलब चुपचाप रहने की टेंडेंसी उसकी बढ़ जाएगी, दैट इज नॉन एज म्यूटिज्म। और सबसे इंपॉर्टेंट सुसाइडल टेंडेंसी, क्या होती है इनमें? सुसाइडल टेंडेंसी। तो अगर सुसाइडल टेंडेंसी है, डिप्रेशन विद सुसाइडल टेंडेंसी इज द प्राइम मोस्ट इंडिकेशन फॉर ईसीटी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। डिप्रेशन विद सुसाइडल टेंडेंसी इज द सुपर मोस्ट इंडिकेशन या प्राइमरी मोस्ट इंडिकेशन फॉर ईसीटी। मतलब इस केस में तो आपको ईसीटी देना ही है। क्लियर है? तो ये कुछ स्पेसिफिक प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए डिप्रेशन के। अब हम बात करेंगे कि कौन सा सिम्टम्स इसमें से नहीं है। ग्रैंडियोसिटी की बात करें, ग्रैंडियोसिटी डेल्यूजन का एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है। सेल्फ इम्पोर्टेंस, अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्व देता है और ये कंडीशन आपको मिलती है कहाँ पर? मेनिया के अंदर पाई जाती है। यूफोरिया,
मेनिया की फर्स्ट स्टेज है जिसमें व्यक्ति के अंदर माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, जो कि हमने वीडियो के जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं वहाँ पे हमने डिस्कस किए थे। यूफोरिया में किस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे व्यक्ति के बातें करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बातें करेगा, लापरवाह होकर के काम करेगा, ठीक है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करेगा। ये कुछ ऐसी सिम्टम्स हैं। इसके अलावा और भी सिम्टम्स हैं जो कि यूफोरिया के अंदर देखने को मिलते हैं। मेनिया की फर्स्ट स्टेज है। मेनिया की 4 स्टेज होती है, यूफोरिया, इलेशन, एक्साल्टेशन एंड एक्सटेसी। तो उसकी फर्स्ट स्टेज है। ये भी किस में मिलेगा हमको, मेनिया मिलेगा। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, मतलब व्यक्ति जो होता है फ्रीक्वेंटली टॉपिक शिफ्ट करता है, ठीक है, और उन टॉपिक के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होता है, दैट इज नोन एज द फ्लाइट ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट बचता है आपका एनेडोनिया, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि व्यक्ति जो होता है उसको एक्टिविटीज में जो इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट लॉस हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं एनेडोनिया। ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसमें व्यक्ति को पहले इंटरेस्ट आता था, अब नहीं आ रहा, पहले आता था लेकिन अब नहीं आ रहा, अगर वो कंडीशन है, पहले भी नहीं आता था और अब भी नहीं आता, तो उसको अपन एनेडोनिया नहीं कहेंगे। पहले आता था अब नहीं आता, उसको अपन क्या कहेंगे, एनेडोनिया, ठीक है। तो ये डिप्रेशन का सिम्टम्स है, एनेडोनिया, जहाँ पे व्यक्ति को किसी भी चीज में आनंद की अनुभूति नहीं होती, आनंद महसूस नहीं होता। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर इंक्लूड। बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए आप क्या ट्रीटमेंट दोगे, तो आपको पता है क्या दोगे। मेन मूड डिसऑर्डर में क्या देते हो आप, लिथियम देते हो, कार्बामेजापिन देते हो एंड सोडियम बेल्प्रोइट। ये आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। इनको अपन एंटीमैनिक ड्रग नहीं कहते, इनको अपन कहते हैं मूड स्टेबलाइजर्स। मूड स्टेबलाइजर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स होती हैं वो बाइपोलर कंडीशन में काम करती हैं। मतलब अगर व्यक्ति के अंदर मैनिक एपिसोड है या डिप्रेसिव एपिसोड है, उस कंडीशन में ये ड्रग काम करेंगी। इसलिए इनको बेटर जो नाम दिया गया है, बजाय एंटीमैनिक ड्रग कहने के, इनको कहा गया है मूड स्टेबलाइजर्स। क्या कहा गया है, मूड स्टेबलाइजर्स। एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग जो हम डिप्रेशन के केस में यूज करेंगे। एंटी साइकोटिक ड्रग स्किज़ोफ्रेनिया में। बेंजोडाइजेपिन्स जो है वो एंटी एंजाइटी कैटेगरी की ड्रग है, जो कि आपके एंजाइटी डिसऑर्डर्स में काम में आती है, ठीक है। तो आपसे जो पूछा गया है वो है आपका आंसर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम। लिथियम की अभी हमने बात की थी। लिथियम जो है वो किस कंडीशन में देते हैं, मेनिया के केस में दिया जाता है और बाइपोलर के केस में दिया जाता है। मेनिया और बाइपोलर दोनों के केस में दिया जाता है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स। अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है लिथियम के साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ट्रेमर्स हो जाएगा, वेट गेन, ठीक है। इसके अलावा पॉलीयूरिया, बहुत ज़्यादा टॉयलेट आएगा तो क्या होगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, पॉलीडिप्सिया, ये हो गया। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि लिथियम के केस में नज़र आते हैं। ट्रेमर्स, यहाँ पर हमको आंसर मिला। मोस्ट कॉमन जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स है लिथियम का, वो आपका आंसर जाएगा बी। वेट लॉस, इंक्रीज्ड एपेटाइट एंड हेलुसिनेशन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रिलेटेड टू द साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मेनिया एंड हाइपोमेनिया इज। मेनिया एंड हाइपोमेनिया की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है, सीवियरिटी की हम लोग बात कर लेते हैं। क्या सीवियरिटी एंड इम्पैक्ट ऑन फंक्शनिंग है, यस। जो आपका मेनिया होता है वो मोर सीवियर होता है, हाइपोमेनिया जो होता है वो लेस सीवियर होता है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो अगर 4 दिन तक रहे, 4 डेज, अप टू 4 डेज, एटलीस्ट 4 डेज तक होना चाहिए, तो उसको अपन कहेंगे हाइपोमेनिया। और अगर 1 वीक या उससे ज़्यादा रहे तो उसको अपन कहेंगे मेनिया। लेकिन फिर भी ये टाइम ड्यूरेशन का फ़र्क हमारे सामने है कि 4 दिन या उससे ज़्यादा है तो हाइपोमेनिया कहेंगे, 1 सप्ताह से ज़्यादा है तो मेनिया कहेंगे। लेकिन फिर भी कुछ और चीज़ें ध्यान में रखने वाली बात है, जैसे आपको सीवियरिटी चेक करोगे, टाइम ड्यूरेशन तो आपने चेक कर लिया, लेकिन सीवियरिटी आप चेक करोगे, और क्या चेक करोगे, प्रेजेंस ऑफ साइकोटिक फीचर्स। साइकोटिक फीचर्स जो होते हैं, जैसे अगर हम बात करें हेल्यूसिनेशन एंड डेल्यूजन, ये दो क्या होते हैं, साइकोटिक फीचर्स होते हैं। हेल्यूसिनेशन एंड डेल्यूजन, ये दो क्या होते हैं, साइकोटिक फीचर्स होते हैं। तो अगर हम बात करें डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी किस में प्रेजेंट होता है, मेनिया में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब मेनिया में साइकोटिक फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि साइकोटिक फीचर्स हमको हाइपोमेनिया में देखने को नहीं मिलेंगे। तो तीनों का डिफरेंस आ रहा है हमारे सामने, मेनिया और हाइपोमेनिया में तीनों ऑप्शन का डिफरेंस हमारे सामने नजर आ रहा है। इसलिए हमारा आंसर जो क्या जाएगा, डी जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एटिपिकल डिप्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। देखिए डिप्रेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, टिपिकल डिप्रेशन होता है और एटिपिकल डिप्रेशन होता है। दोनों के बीच में एक माइनर सा डिफरेंस है। डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़े थे, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, वो सारे सिम्टम्स किसके हैं? डिप्रेशन के। ठीक है, उसमें हम दो सिम्टम्स और ऐड कर लेते हैं। जैसे लो मूड की हमने बात की थी, तो लो मूड हमने कहा था, और एक हम बात करेंगे स्लीप की। तो स्लीप के बारे में हमने बात की थी। यहां पर क्या होता है? हाइपो इनसोम्निया होता है। क्या होता है? इनसोम्निया, नींद में कमी हो जाती है डिप्रेशन के केस में। इसके अलावा मूड जो होता है वो आपका लो हो जाता है। अब मूड लो है आपका, और आपके सामने कोई भी प्लीजरेबल सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए, कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाए जो कि खुशनुमा हो, और उसमें आपको रखा जाए, तो व्यक्ति का मूड इंप्रूव नहीं होगा। किसमें? डिप्रेशन में। तो यहाँ पर मूड कैसा होता है? परसिस्टेंट लो होता है। कैसा होता है? परसिस्टेंट लो मूड रहता है। किसमें? टिपिकल डिप्रेशन में। स्लीप की बात करें तो इंसोम्निया होता है। जबकि ये जो दो फीचर्स हैं वो एटिपिकल डिप्रेशन में चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं? ये जो लो मूड है, अगर हमने व्यक्ति को किसी ऐसी सिचुएशन में रख दिया जो कि प्लीजेंट है, कंफर्टेबल है, तो यहाँ पर व्यक्ति का जो मूड है वो इंप्रूव होने लगता है। किसमें? एटिपिकल डिप्रेशन में इंप्रूव होने लगता है। तो मूड रिएक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलती है, जबकि टिपिकल डिप्रेशन में कोई भी मूड रिएक्टिविटी हमको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर मूड जो रहता है वो लो रहता है, जबकि एटिपिकल डिप्रेशन में मूड जो होता है वो चेंज हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, अगर व्यक्ति प्लीजरेबल या कंफर्टेबल सिचुएशन में हो। दूसरा हम देखेंगे हाइपरसोम्निया। तो टिपिकल डिप्रेशन में क्या हो रहा है? इंसोम्निया। जबकि व्यक्ति को अगर हाइपरसोम्निया है, दैट मीन्स दैट इंडिकेट्स द पर्सन इज हैविंग द एटिपिकल डिप्रेशन। इंसोम्निया एंड वेट लॉस, ये आपका डिप्रेशन का सिम्टम्स है। एनेडोनिया एंड डिक्रीज्ड एपेटाइट, ये आपका डिप्रेशन का है। नन ऑफ द अबव, ये आपका ऑप्शन नहीं जाएगा। आंसर आपको मिल गया बी। दो सिम्टम्स ध्यान रखना, रिएक्टिव मूड एंड हाइपरसोम्निया। इफ these two features are present, then the person will be diagnosed as atypical depression. Next is, which of the following medication is a commonly prescribed? पूछ रहा है आपसे फॉलोइंग मेडिकेशंस में जो कि कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड की जाती है एज ए सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर फॉर डिप्रेशन। ये आपको पता है कि एसएसआरआई जो है उसको अपन डिप्रेशन के केस में यूज करते हैं। इसके अलावा एंजाइटी के डिसऑर्डर्स जो होते हैं वहां पे भी एसएसआरआई को यूज किया जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से कौन सी ड्रग एसएसआरआई कैटेगरी में आती है। तो अगर आपको ड्रग में कंफ्यूजन हो, वैसे तो आंसर मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा, फिर भी एग्जाम में अगर कंफ्यूजन हो जाए तो आप किक आउट टेक्निक यूज कीजिए। किक आउट टेक्निक क्या है? लिथियम। ये क्या है? मूड स्टेबलाइजर, ये आपका ऑप्शन नहीं है। बेलप्रोएट, ये भी क्या है? सोडियम बेलप्रोएट, मूड स्टेबलाइजर। रिस्पेरिडोन क्या है? एंटी साइकोटिक ड्रग। क्या है? एंटी साइकोटिक ड्रग। बचा कौन सा? फ्लूऑक्सेटिन। तो फ्लूऑक्सेटिन होता है, इसके अलावा सर्टेलिन होता है, इसके अलावा फ्लूवॉक्सामिन होता है। ये सब किस कैटेगरी की ड्रग है? आपके एसएसआरआई कैटेगरी की ड्रग है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर इज ए टाइप। देखिए एक नया टर्म है आप लोगों के सामने है। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है? पूरे साल में मौसम बदलता रहता है, कभी गर्मी आती, कभी सर्दी आती, कभी बारिश होती है। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड, स्पेशली जो आपका स्प्रिंग सीजन होता है, जब पतझड़ वाला सीजन होता है या सर्दी वाला सीजन होता है, उस सीजन में क्या होता है? लाइट जो होती है वो लो हो जाती है। लाइट कैसे हो जाती है? लो, कम हो जाती है। हमारा जो सर्काडियम रिदम है वो सनलाइट से मेंटेन होता है। किससे मेंटेन होता है? सनलाइट से। वो सीजन जिसमें सनलाइट कम हो जाती है, सूर्य की रोशनी कम हो जाती है, वहां पर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल भी कम रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि रात होते नींद आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि सनलाइट का लेवल कम हो गया, तो हमारा ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है कि रात हो गई है। उस वजह से आपके ब्रेन को काम करने के लिए आपके न्यूरोट्रांसमीटर भी लेवल भी डाउन होने लगते हैं, और उन डाउन होने की वजह से क्या होता है? आपको नींद आती है। क्लियर है? ऐसे मौसम जहाँ पे लाइट कम रहती है, अब गर्मी में तो पूरे दिन लाइट रहती है, दिन भी बड़े होते हैं, लाइट का अमाउंट भी ज़्यादा होता है सनलाइट का। सर्दियों की बात करें तो दिन भी छोटे होते हैं और
कम समय के लिए, कम टाइम के लिए धूप निकलती है। तो ऐसी स्थिति में जो पर्सन के अंदर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बैलेंस नहीं रह पाता, और ऐसी स्थिति में ये मोस्टली किसको जनरेट करती है, आपके अफेक्ट डिसऑर्डर को, सीजनल अफेक्टिव। यहाँ पर लिखा है अफेक्ट, मतलब किसको अफेक्ट करेगी, आपके मूड को, स्पेशली किस कंडीशन में लेकर के जाएगी व्यक्ति को, डिप्रेशन में। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर स्पेशली इंडिकेट करता है किसको, डिप्रेसिव कंडीशंस को, क्योंकि लाइट का लेवल कम हो गया तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कम होता है, और न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कम होता है तो कौन सी कंडीशन होती है, अभी हमने पढ़ा था, डिप्रेशन होता है। ठीक है, यहां पर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि किसका प्रकार है, मूड डिसऑर्डर का प्रकार है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर एंड एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है। नाम से क्लियर है, अफेक्ट की बात कर रहे हैं तो किसकी बात करेंगे, मूड डिसऑर्डर की, लेकिन डिस्क्रिप्शन हमको पता होना चाहिए कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल सिम्टम्स ऑफ मैनिक एपिसोड। मैनिक एपिसोड का सिम्टम्स कौन सा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हमको 3 सिम्टम्स ऐसे दिए हैं जो कि मैनिया से संबंधित नहीं है। सॉरी, नॉट, इसका मतलब 3 सिम्टम्स हमको ऐसे दिए हैं जो कि मैनिया से संबंधित है, और एक सिम्टम्स ऐसा है जो कि मैनिया से संबंधित नहीं है। तो देखिए कौन सा सिम्टम्स मैनिया से संबंधित नहीं है, इंक्रीज्ड नीड फॉर स्लीप। इंक्रीज्ड नीड फॉर स्लीप, नीड फॉर स्लीप किस में हो जाती है, आपके इंक्रीज्ड नीड फॉर स्लीप ना तो मेनिया में होती है और ना ही डिप्रेशन में होती है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है सो नहीं पाता है, व्यक्ति की जो सोने की टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो डिप्रेशन में भी कम होती है और मेनिया के अंदर भी कम होती है। दोनों के जो आपके पैथोफिजियोलॉजी होती है, जो आपके फैक्टर्स होते हैं, रीजन्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों में ही स्लीप डिस्टर्बेंस होता है। एक में इंसोम्निया होता है और एक में होती है डिक्रीज नीड फॉर स्लीप। जबकि यहां पर लिखा है इंक्रीज्ड नीड फॉर स्लीप, दैट इज योर आंसर। इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास का होना, जरूरत से ज्यादा बात करना, टॉकेटिवनेस। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, एक्सपेंसिव मूड। एक्सपेंसिव मूड का मतलब होता है टॉकेटिवनेस। डिस्ट्रैक्टिविटी मतलब व्यक्ति जो होता है वो अटेंशन मेंटेन नहीं कर पाता, उसका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है एक चीज से दूसरी चीज पर, दूसरी से तीसरी चीज पर, तो वो कहलाता है डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। तो तीनों फीचर्स किसके होते हैं, आपके मेनिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इंक्रीज्ड नीड फॉर स्लीप इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हॉलमार्क ऑफ परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। देखिए सारे डिसऑर्डर हम लोगों ने साथ में पढ़ लिए थे। बाइपोलर की हमने बात की थी, बाइपोलर 1 की भी हमने बात की थी, 2 की हमने बात की थी, साइक्लोथाइमिया की भी बात की थी, डिस्थाइमिया की भी बात की थी, इसके अलावा रैपिड साइकिलिंग की भी हमने बात की थी, रैपिड साइकिलिंग की भी हमने बात की थी। तो 5 प्रकार के टर्म्स हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा हॉलमार्क फीचर्स है, सीवियर डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर। सीवियर डिप्रेशन का मतलब हो गया मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जो कि नहीं है। डिस्थाइमिया जो होता है वो क्या होता है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। क्या होता है, परसिस्टेंट, मतलब इसको अपन बोले पीडीडी। ये हो गया एमडीडी, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब सीवियर डिप्रेशन, पीडीडी मतलब परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, दैट इज द डिस्थाइमिया। यहां पर हमने बात की थी कि 2 साल से ज्यादा सिम्टम्स होने चाहिए। कौन सा होगा, माइल्ड डिप्रेशन। कौन सा होगा, माइल्ड डिप्रेशन। तो सीवियर डिप्रेशन है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में नहीं आएगा। डिप्रेसिव सिम्टम्स लास्टिंग फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, ये आपका आंसर यहाँ पे आपको मिलता है। अल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन, तो डिस्थाइमिया में भी वो कंडीशन नहीं होती। ये कंडीशन किस में मिलेगी आपको, साइक्लोथाइमिया में मिलेगी या बाइपोलर में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं जाएगा। एपिसोड ऑफ हाई एनर्जी फॉलोड बाय डिप्रेशन, सेम वही हो गया। एपिसोड ऑफ हाई एनर्जी मतलब मेनिया, फॉलोड बाय डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन। तो ये ऑप्शन भी किसको इंडिकेट करता है, आपके बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर को, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है। ठीक है, ऑप्शन क्या जाएगा आपका बी। ये ऑप्शन आप तब सही कर सकते हैं जब आपको हर एक टर्म का मतलब पता हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग डिप्रेशन। मतलब अब यहाँ से एटियोलॉजिकल फैक्टर की बात पूछेंगे कि किस वजह से डिप्रेशन हो सकता है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं हमसे,
रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आपको डिप्रेशन होने की संभावनाएं कम होती है, क्योंकि रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज आपकी बॉडी के लिए अवेयरनेस बढ़ाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन हो और अगर वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसका डिप्रेशन कम हो जाता है। और यहाँ पर तो आप रेगुलर कर रहे हो, नॉर्मल कंडीशन में कर रहे हो, तो डिप्रेशन होने का चांस नहीं होता, क्योंकि ये जो होता है आपकी बॉडी के लिए अवेयरनेस बढ़ाता है। और जो आपका निहिलिस्टिक डेल्यूजन होता है उसके सिम्टम्स को क्या करता है, ये कम करता है। निहिलिस्टिक डेल्यूजन मतलब व्यक्ति अपनी बॉडी के लिए अनअवेयर हो जाता है, वो फील ही नहीं कर पाता कि मेरी बॉडी एग्जिस्ट करती है, मेरी बॉडी एग्जिस्ट करती है, ये दुनिया एग्जिस्ट करती है। इस तरह की फीलिंग्स उसके अंदर नहीं होती, क्योंकि बॉडी के लिए अवेयरनेस खत्म हो जाती है। एक्सपोजर टू क्रॉनिक स्ट्रेस, अगर लंबे समय तक स्ट्रेस रहता है तो वो भी डिप्रेशन कोज कर सकता है। हाई सेल्फ एस्टीम, ये आपका मेनिया का फीचर्स है। जरूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास, हालांकि आपके अंदर मेनिया क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मतलब आप अपने आप को दूसरों से छोटा नहीं समझ रहे। सेल्फ एस्टीम का मतलब आत्मविश्वास है, आप दूसरों से छोटा नहीं समझ रहे, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आपके अंदर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। स्ट्रांग फैमिली सपोर्ट, फैमिली अगर आपको सपोर्ट करती है तो भी आपके अंदर डिप्रेशन होने के चांसेस कम रहते हैं। बी ऑप्शन जो है वो हमको यहाँ पर अप्रोप्रिएट लगता है। एक्सपोजर टू क्रॉनिक स्ट्रेस विच कैन लीड टू द डिप्रेशन। क्लियर है? तो आपका आंसर जाएगा बी। एक्सपोजर टू chronic stress. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन फीचर्स ऑफ साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर। साइक्लोथैमिक की हमने बात की थी, माइल्ड डिप्रेशन प्लस हाइपोमेनिया। लॉन्ग पीरियड ऑफ सीवियर डिप्रेशन, तो सीवियर डिप्रेशन तो यहाँ पर होता ही नहीं है। क्रॉनिक फ्लक्चुएटिंग मूड डिस्टर्बेंस इन्वॉल्विंग पीरियड्स ऑफ हाइपोमेनिया एंड माइल्ड डिप्रेशन। क्रॉनिक फ्लक्चुएटिंग मूड डिस्टर्बेंस इन्वॉल्विंग पीरियड्स ऑफ हाइपोमेनिया एंड माइल्ड डिप्रेशन, ये हमारा आंसर हो सकता है, तो एक बार हम इसको होल्ड पर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रैपिड अल्टरेशन बिटवीन सीवियर मेनिया एंड सीवियर डिप्रेशन, तो सीवियर मेनिया भी नहीं होता और सीवियर डिप्रेशन भी नहीं होता, ये कंडीशन मिलती है आपको BP 1 में, बाइपोलर 1 में। प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ यूथाइमिया, मतलब नॉर्मल मूड, तो नॉर्मल मूड की तो यहाँ पर बात ही नहीं है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। जो हमको हमारा ऑप्शन लगा था वही हमारा ऑप्शन आंसर इसका बनता है। ठीक है, तो क्रॉनिक फ्लक्चुएटिंग मूड डिस्टर्बेंस इन्वॉल्विंग पीरियड्स ऑफ हाइपोमेनिया एंड माइल्ड डिप्रेशन, तो ये आपका ऑप्शन जो है आंसर बनता है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं, जो प्रीवियस स्लाइड्स आई थी वहाँ पर हमने सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके कंसेप्ट को बूस्टअप करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। जो क्वेश्चन थे वो सेलेक्टेड थे, ऐसे क्वेश्चन ध्यान में रखते हुए, आपकी जो नीड है उसको ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट किए गए थे, ताकि आपके अंदर जो कुछ इन टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो हर कोई कर सकता है, मेन प्रॉब्लम आती है इन टर्मिनोलॉजी में, और अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया, और ये भी उम्मीद है कि अगर इनसे रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका वो आंसर गलत नहीं जाएगा। ठीक है, फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और डाउट हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप हमसे कमेंट करके उसका आंसर पूछ सकते हैं। आपके पूछे क्वेश्चन पर एक यूट्यूब वीडियो बना करके ग्रुप में शेयर किया जाएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिल सके। इसलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें क्वेश्चन सेंड आउट करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।